समस्त सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। संस्कृत की विदुषियाँ और महिला कवि, यह पुस्तक मेरी अभी अभी छप कर के आई है। यह पुस्तक आपके सामने है। सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली से प्रथम संस्करण 2026 में हाल ही में 2-3 दिन पहले इसका प्रकाशित हुआ है। लगभग 250 से ज़्यादा पृष्ठों की यह पुस्तक है। 400 रुपया इसका मूल्य है। 20 पृष्ठों की लगभग इसमें मेरी लंबी भूमिका है और संस्कृत की तेजस्विनी ऋषि कवि, व्याकरण की अप्रतिम पंडिता, अभिनव पाणिनि स्वरूपा बड़ी बहन पुष्पा दीक्षित, श्रीमती पुष्पा दीक्षित को सादर इन शब्दों के साथ यह प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती पुष्पा दीक्षित को समर्पित की गई है। इस पुस्तक का एक बड़ा सौभाग्य यह भी रहा, जो कि मेरी कम पुस्तकों को इस तरह का सौभाग्य मिला है कि बहुत ही समीचीन उपयुक्त अवसर पर प्रकाशित होते ही इसका लोकार्पण हुआ। भव्य रूप में इसका लोकार्पण हुआ, जिसमें श्रीमती पुष्पा दीक्षित स्वयं उपस्थित भी थीं। बिलासपुर में व्याकरण शास्त्र में जो उनका विशेष योगदान माना जाता है, पौष्पी प्रक्रिया, उस पर एक अच्छा आयोजन हुआ। बड़े बड़े व्याकरण के विद्वान उसमें उपस्थित रहे और उनके सानिध्य में उस भव्य आयोजन में विद्वज्जनों की गरिमामय उपस्थिति के बीच इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक 3 खंडों में विभाजित है और संस्कृत की महिला कवियों पर इन 3 खंडों में अत्यंत प्राचीन काल से 19वीं शताब्दी तक हुई महिला कवियों पर बातचीत की गई है। उनकी कविताओं के उदाहरण अनुवाद सहित दिए गए हैं। मैंने इस विषय पर YouTube पर अनेक व्याख्यान पहले दिए। उन व्याख्यानों की श्रृंखला का भी शीर्षक संस्कृत की विदुषियाँ और महिला कवि यही रहा है। मेरा सौभाग्य है कि यह पुस्तक सस्ता साहित्य मंडल के द्वारा प्रकाशित की गई। जो मेरे जीवन में सबसे फक्र करने वाली बातें रही हैं, जिनका मुझे गौरव है, उनमें से एक बात यह है कि सस्ता साहित्य मंडल ने मेरी पुस्तकें छापी हैं और इस सस्ता साहित्य मंडल के 3 सचिवों का बहुत सौहार्दपूर्ण आत्मीय भाव मुझे प्राप्त हुआ। इंद्रनाथ चौधरी, जो बहुत पहले इसके सचिव हुआ करते थे, वो हमारे समय की बड़ी विभूतियों में से एक हैं। उनका बड़ा स्नेह मेरे ऊपर रहा और बहुत प्रेम से वो बात करते थे। उन्होंने ही स्वयं बहस में स्त्री इस पुस्तक के लिए मुझसे कहा कि मुझे दे दो, यह किताब छापूंगा सस्ता साहित्य मंडल से। इस विषय पर उन्होंने मेरा व्याख्यान कराया था वत्सल निधि के अंतर्गत, हीरानंद स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत। बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इसको पुस्तक के रूप में थोड़ा विकसित करके मुझे दे दो। मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे और बहुत हमारे समय के बड़े अनोखे व्यक्तित्वों में से एक वे रहे हैं। अनेक भाषाओं के ज्ञाता, अनोखे संचालक, आयोजक, संस्कृति कर्मी और साहित्य के क्षेत्र में, विश्व साहित्य के क्षेत्र में उनकी दखल थी। दुर्भाग्य से वे हमारे बीच नहीं है। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भी वे मुझसे फ़ोन से बातचीत करते रहे। दूसरे इसके सचिव प्रोफेसर कृष्णदत्त पालीवाल थे। वो लगभग मेरे समवयस्क थे। उनका भी बड़ा आत्मीय भाव, सौहार्दपूर्ण भाव मेरे प्रति रहा और उनकी भी कुछ ऐसी दृष्टि थी कि मेरे कमरे में आकर के, वाइस चांसलर के कक्ष में आकर के बैठे हैं, शेल्फ में पड़ी हुई एक पुरानी किताब पर उनकी दृष्टि पड़ गई, जिसका नाम आदि कवि वाल्मीकि थी। उलट पुलट करके उन्होंने देखा, मुझसे पूछा कि
त्रिपाठी जी ये पुस्तक अब मिलती है क्या? तो मैंने कहा कि अब तो नहीं मिल रही है, बहुत पहले समाप्त हो चुके हैं इसके पहले संस्करण की प्रतियाँ। उन्होंने कहा मुझे दे दीजिए, मैं इसको छापूंगा, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। फिर सस्ता साहित्य मंडल से उस पुस्तक के कई कई संस्करण निकले। उसके बाद इसकी सचिव रीता रानी पालीवाल हैं, जो स्वयं अच्छी विदुषी और मर्मज्ञ आलोचक हैं हिंदी की। उन्होंने भी आग्रहपूर्वक मेरी पुस्तकें प्रकाशित की। यह सस्ता साहित्य मंडल गांधी जी की प्रेरणा से स्थापित किया गया। ये अपने आप में केवल एक प्रकाशन संस्था नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है पुस्तकों की रक्षा के लिए, पुस्तक संस्कृति की रक्षा के लिए। उससे यह पुस्तक, एक और पुस्तक मेरी आई। इसके बारे में यह सवाल उठ सकता है, उठाया गया है अभी, कि महिला कवि ऐसा शीर्षक क्यों रखा गया है, स्त्री कवि क्यों नहीं रखा गया है। उसके कई प्रकट कारण हैं। महिला शब्द बड़ा गरिमामय शब्द है, उसके साथ एक आभा मंडल भी है। मह पूजायाम धातु से बना है, जो पूज्या है, पूजनीय है, जिसका हम आदर करते हैं, ऐसी स्त्री को महिला कहते हैं। और उत्सव के लिए मह शब्द आता है। रचना में जो रचना कर्म में लगी हुई जो है, जो कुछ रच सकती है, ऐसी स्त्री के लिए महिला हम कह सकते हैं। इसलिए मेरे मानस में यह शब्द रहा, महिला कवि में कहता रहा। और इस पर तो मैंने कई बार बहुत तीखे शब्दों में कहा है। हिंदी में ये चलता रहे, कहीं कवियत्री ऐसा गलत व्याकरण की दृष्टि से वर्त नहीं, उनको लिखना है लिखें, और कवियत्री उनको लिखना बोलना है बोलते रहें। हमारे यहाँ कितनी बढ़िया बात आचार्य कह गए कि कवि के रूप में औरत और आदमी का फर्क नहीं किया जाता। कवि शब्द स्त्रीलिंग में होता है, ये कितनी बार बताना पड़ेगा कि ऋषि, कवि, शिशु ये शब्द संस्कृत व्याकरण में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में होते हैं। राजशेखर कहते हैं कि महिला कवि हो सकती है, कवित्री कहने की कोई जरूरत, और कवित्री तो उस अर्थ में आता भी नहीं है। मैं इस पर और बात नहीं करूँगा, कितनी बार इसको मैं कहूँ। मैंने इसमें लिख भी दिया है 3 खंडों में। पहला खंड जो इसका है, वैदिक काल से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक की महिला कवियों पर है। इसमें वैदिक काल की जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, ऋषि शब्द भी स्त्रीलिंग में होता है, इसलिए स्त्री के लिए ऋषि शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ऋषि का कहने की जरूरत नहीं है, वो जिनको कहना है वो बृहद देवताकार भी कहते हैं। मैं नहीं कहता, सायण नहीं कहते। वो जितने स्त्री कवियों के सूक्त ऋग्वेद में हैं, उन सब में कहते हैं कि ये अपाला ऋषि है, ऋषि का है, ऐसा नहीं कहते। मैंने इसको हर जगह इस बात को रेखांकित किया है। अपाला, विश्ववारा, विश्वला, रोमशा, घोषा, लोपामुद्रा, शर्मा, गोधा, आम्भ्रणी या वागाम्भ्रणी, गार्गी, मैत्रेयी, सुवर्चला, विदुरा या विदुला भी वर्तनी चलती है, भद्रा, कुंडल केशी, नीलकेशी। ये प्रागैतिहासिक काल से और बौद्ध युग तक की 15 महिला कवि, इनकी रचनाएं, इनके मंत्र, इनके सूक्त ऋग्वेद आदि में, या इनकी गाथाएं, इन पर बात मैंने की है। और संस्कृत में भी बौद्ध काल में कवि हैं, महिला कवि हैं। थेरी गाथा एक अलग धारा है। उसके बाद 18 कवि मध्यकाल की 6ठी शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक के समय की हैं। ये संस्कृत कविता का परम उत्कर्ष का समय है, क्लासिकल पीरियड भी है। बड़े बड़े कवि इसमें हो रहे हैं और महिलाएं कविता कर रही हैं, खूब कविता कर रही हैं। शीला भट्टारिका, विकट नितंबा, विज्जिका बड़ी कवि हैं, महिला कवि हैं। इनकी कविता साहित्य के सारे सकरे दायरों को तोड़ देती है। ये ठीक है कि इनमें से कुछ निम्न वर्ग की महिलाओं पर भी बात करती हैं, ये सब संभ्रांत वर्ग की महिलाएं हैं। संस्कृत में किसी दलित वर्ग की महिला ने 18वीं शताब्दी के पहले कविताएं लिखी होंगी, वे नहीं मिलती। अरे इनकी कैसे बची रह गई, इस पर मैंने चर्चा की है। अनेक महिला कवि ऐसी जिनका कि नाम गायब हो गया, तो सुभाषित संग्रहकारों को बार बार धन्यवाद देना पड़ता है
ये वाचिक परंपरा में उनके श्लोक हैं और ये स्मृति है कि ये किसी महिला का है, उसका नाम सरस्वती कुटुंब दुहिता कह दो, या जैसे अगस्त स्वसा ऋग्वेद तक की ऋषि को अगस्त की बहन इतना ही कह दिया है, नाम नहीं, नाम ही स्मृति से लुप्त हो गया है, काम बचा हुआ है, क्योंकि रचना ऐसी है कि चली आ रही है कि है किसी महिला की है। ये तो सब बातें हैं जो मैंने इनमें विस्तार से की है। और जिनको देखना हो कि दलित वर्ग संस्कृत में, तो एक संस्कृत साहित्य में स्त्री विमर्श नाम से किताब है, उसको पढ़िए। फिर साहित्य अकादमी से मेरे संपादन में छपी है, अन्य सहयोगी संपादकों के साथ में। उसकी लंबी भूमिका, बहुत लंबी भूमिका मेरी है, उसमें मैंने खरी खरी बातें भी बहुत सी कही हैं। लेकिन ये जो कवि हैं, महिला कवि हैं, ये साहित्य के सारे टप्पर को तोड़ करके कुछ ऊंचे कद की हो जाती हैं। ये सारे वाद संकीर्णताएं तोड़ करके वे कवि हैं। और हर तरह की महिलाओं पर भी ये महिलाओं की कविताएं महिलाओं पर ही ज़्यादा हैं, महिलाओं के जीवन पर अधिक हैं। अन्य लोगों का जीवन भी है, प्रेम पर कविताएं अधिकांश हैं ही, जो कि स्वाभाविक था। शीला भट्टारिका, विकट नितंबा, विज्जिका, भारती मिश्र, फल्गु हस्तिनी, मोरिका, सुभद्रा, अवंती सुंदरी, लीलावती, गंगा देवी और तिरुमलांबा, मधुरवाणी, रामभद्रांबा, नाचारम्मा, नाचारम्बा भी नाम मिलता है, लखीमा ठकुराइन, जो कि अद्भुत ठकुराई के साथ उतरती हैं संस्कृत कविता में, हालांकि उनके नाम और भी मिलते हैं, वैजयंती, देवकुमारिका। ये 6वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की कवि हैं। और तीसरे खंड में आधुनिक काल की कुछ महिला कवियों पर बात की गई। ये जो दूसरा खंड है, इसमें 2 कम से कम कवि नहीं हैं। एक तो लीलावती, वो गणितज्ञ थी, भास्कराचार्य की बेटी, और दूसरी भारती मिश्र हैं, वो बड़ी विदुषी थी, और इसलिए संस्कृत की विदुषियाँ और महिला कवि पुस्तक का नाम है। विदुषियाँ तो सभी हैं, क्योंकि संस्कृत में जितने कवि हैं वो सब पंडित हैं, और ये जितनी महिला कवि हैं वो सब बड़ी पंडिताएँ हैं। यह भी बड़ी भ्रांति चली आ रही है कि पोएट वो स्कॉलर नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है, किसी ने सोचा ही नहीं इस परंपरा में कि कवि जो है पंडित नहीं है, पंडित कवि नहीं है, खांचे ही नहीं है वहाँ पर। पोएट शब्द अलग ही कुछ है, कवि शब्द जो है हमेशा संख्यावान पंडितः कवि, विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संख्यावान पंडितः कवि, महान विद्वान प्रकांड दार्शनिक कवि। उसका उदाहरण मैं भवभूति देता हूँ कि कितने बड़े दार्शनिक दिग्गज पंडित और कितने भावुक तरल करुणामय कवि। आधुनिक काल में आनंदमयी देवी, त्रिवेणी, लक्ष्मी, राजम्मा, ज्ञान सुंदरी, रमाबाई, अंत में इतनी कवि हैं, 6 कुल। लेकिन इसमें जो खास बात है कि परिशिष्ट में अन्य अल्पज्ञात उपेक्षित महिला कवि तथा विदुषियों पर जितनी चर्चा तथ्यात्मक प्रमाणों के आधार पर संभव थी वो की गई है। इनके कुछ नाम बचे, किसी किसी के नाम नहीं हैं। जो टाइटल थी वो या तो है स्मृति में, या अमुक की बेटी है उसके नाम पर नाम है। इस सुभाषित संग्रहकारों की क्या दृष्टि थी कि उनको यह संस्कार था कि किसी महिला की रचना है, इसको संग्रह करना है क्योंकि अच्छी है, नाम ही भूल गए उसका। कुछ शताब्दियों से श्लोक चला आ रहा है और ये चला आ रहा है कि महिला का है। और बहुत सारे जो मैंने बात इसमें कही है कि सैकड़ों श्लोक ऐसे हो सकते हैं जो कि महिलाओं के थे और सुभाषित संग्रहों में संचित हैं। वो अज्ञात का लेकर अज्ञात ऐसा उद्धृत करते हैं, तो हमको पुरुषवादी दृष्टि के कारण लगता है कि किसी पुरुष कवि का ही होगा, लेकिन संभावना बनती है कि उसमें से अनेक श्लोक महिला कवियों के, अनेक कविताएं महिला कवियों की उसमें हो सकती हैं। तो इसमें परिशिष्ट में प्रभु देवी, इंदुलेखा, लक्ष्मी देवी, मालती, मदालसा, अविलंब सरस्वती, सरस्वती कुटुंब दुहिता, बाल सरस्वती, प्रियमवदा, उमा देवी, वाराणसी बाई, लक्ष्मी बाई, कलावती, इन 13 कवियों पर बात की गई है। इनके एक एक श्लोक, कभी कभी 2-2 श्लोक मिलते हैं, और नाम है या नाम भी नहीं है, और कोई परिचय ही नहीं इनका मिलता है। मैं प्रकाशक की ओर से सस्ता साहित्य मंडल की सचिव ने जो भूमिका इसमें दी है उसको पढ़ूंगा। मेरी जो अपनी भूमिका इसमें है उससे कुछ
वाक्य कुछ चुने हुए अंश पढ़ूंगा क्योंकि बड़ी लंबी भूमिका है। संस्था साहित्य मंडल की सचिव की ओर से जो भूमिका है उसमें कहा गया है, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी की पुस्तक संस्कृत की विदुषियाँ और महिला कवि का प्रकाशन संस्था साहित्य मंडल प्रकाशन के लिए गौरव का विषय है। करीब 1-1.5 दशक पहले आई उनकी पुस्तक बहस में स्त्री को पाठक समाज ने बड़े उत्साह से लिया और अन्य भारतीय भाषाओं के पाठकों को सुलभ कराने की इच्छा ने अनुवादकों को इसकी ओर आकृष्ट किया। पंजाबी में इस पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित है। भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सामाजिक सांस्कृतिक जागरण में स्त्रियों के बहुमूल्य योगदान को उद्घाटित करती हुई प्रस्तुत पुस्तक नारी विमर्श को जानने समझने एवं बहस के लिए नए और विशिष्ट आयाम प्रस्तुत करती है। वैविध्यपूर्ण भारतीय संस्कृति एवं समाज में पितृसत्तात्मकता के वर्चस्व के बीच अपने ज्ञान, विवेक, प्रतिभा और सृजनशीलता की दृढ़ता से अपना स्थान बनाती विदुषियों और महिला कवियों के योगदान को उजागर करने के साथ साथ यह पुस्तक स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत मतभेद और प्रतिरोध के स्वर को भी रेखांकित करती है। वैदिक काल की मंत्रदृष्टा स्त्री ऋषियों, ब्रह्मवादिनियों और कवियों के संघर्षों, प्रयासों और उपलब्धियों की उपस्थिति पितृसत्ता के बावजूद भारतीय पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के सार्थक हस्तक्षेप की मौजूदगी का प्रमाण है। स्त्रियों द्वारा वेदाध्ययन, स्त्रियों द्वारा शासित राज्य, बुद्ध और महावीर की बुद्धिमान तर्कशील शास्त्रार्थ करती भिक्षुणियाँ, साध्वियाँ, विदुषी महिलाओं, कवियों, राजमहिषियों, राजकुमारियों, कवि राजमहिषियों, राजकुमारियों, कवित्रियों, साहित्य चिंतन तथा अन्य ज्ञान क्षेत्रों की मर्मज्ञ मनीषी स्त्रियों के बौद्धिक, सृजनात्मक, सांस्कृतिक अवदान से हिंदी पाठकों का परिचय कराती यह पुस्तक अल्पज्ञात उपेक्षित महिला कवियों और विदुषियों के बारे में भी जानकारी देती है। इतनी भूमिका, उसके बाद भी कुछ और वाक्य हैं, ये प्रकाशक की ओर से हैं। मैंने अपनी भूमिका में जो बातें कही उनमें से कुछ चुने हुए वाक्य मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इस पुस्तक का केवल कर्टेन रेजर पर्दा उठाने की दृष्टि से ही मैं कुछ बात कह सकता हूँ। प्रस्तुत पुस्तक में मेरी भूमिका से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रस्तुत पुस्तक में संस्कृत की विदुषियों और महिला कवियों के विषय में यूट्यूब पर तथा अन्य मंचों पर मेरे द्वारा दिए गए व्याख्यानों को सुसंबद्ध परिष्कृत रूप देकर संकलित किया गया है। संस्कृत साहित्य के स्रोतों से वैदिक काल से लगाकर आधुनिक काल तक हुई विदुषियों तथा महिला कवियों पर जितनी जानकारी मिल सकी इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। प्राचीन काल और मध्यकाल की अनेक विदुषियाँ और महिला कवि ऐसी हैं जिनके नाम भी विदित नहीं या जिनके विषय में नाम मात्र की जानकारी है। ऐसी अनेक विदुषियों और कवियों का उपलब्ध परिचय भी परिशिष्ट में दिया गया है। जितनी विदुषियों या महिला कवियों की चर्चा यहाँ की गई है उन सभी ने पुरुष प्रधान समाज में अपने लिए कोई कोना तलाशा और अंततः अपने स्वत्व और सत्व को प्रमाणित भी किया। उनकी ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके लिए यह सामान्य और सहज नहीं रहा होगा। एक पुरुष के लिए स्त्री कवियों की कविताओं तथा उनमें व्यक्त जीवनानुभूतियों, स्त्री होने के आनंद और पीड़ाओं पर बात करना बहुत सहज कार्य नहीं हो सकता है। इसे अनधिकार चेष्टा कहकर आपत्तिजनक भी माना जा सकता है, पर संस्कृत की इन विदुषियों और महिला कवियों पर बोलते हुए और लिखते हुए मुझे यही लगता रहा कि वे सबकी सब मेरे भीतर हैं। उनके सुख दुख मेरे सुख दुख हो गए हैं। संस्कृत साहित्य की पृष्ठभूमि असंख्य महनीय महिलाओं की वेदनाओं, आंसुओं, कराहों और उत्तप्त आहों से रची गई है। पुरुष प्रधान व्यवस्था में ये वेदनाएं, आंसू और कराहें उस धरती की कोख में दबी रह गई हैं जिस पर पुरुष नाना पराक्रम करता है, अपने विधि विधान और व्यवस्थाएं रचता है। लगभग सारा का सारा संस्कृत साहित्य ही पुरुषवादी दृष्टि और पुरुष के वर्चस्व के आख्यान से रचा हुआ है। सारे धर्मशास्त्र पुरुषों के द्वारा लिखे गए, सारी स्मृतियाँ पुरुषों की रची हुई हैं। इन सब में स्त्री की भूमिका पर उस तरह से विचार नहीं ही हुआ है जिस तरह स्त्री प्रधान समाज में हो सकता था। फिर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ स्त्रियों की भूमिका पर कुछ, और उनको लेकर पुरुष समाज में जो उनकी उपस्थिति है उस पर कुछ तीखी बातें इसमें हैं।
लेकिन एक बात जो मैंने इसमें कही है, जिसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है, कि जितने संस्कृत साहित्य के इतिहास लिखे जाते रहे हैं उनमें महिला कवि जो संस्कृत की हैं उन पर कितनी कम चर्चा होती है। इसका बड़ा दिलचस्प उदाहरण है कि सबसे लोकप्रिय जो संस्कृत साहित्य के इतिहास के लेखक हैं और अत्यंत आदरणीय है हम सबके लिए, वो बड़ा काम उन्होंने किया है, बड़ी सेवा संस्कृत साहित्य की है पंडित बलदेव उपाध्याय ने। उनके विषय में जो मैंने लिखा है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ बहुत क्षमा याचना के साथ। पंडित बलदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक संस्कृत साहित्य का इतिहास में संस्कृत की महिला कवियों को संस्कृत महाकाव्य का अपकर्ष काल शीर्षक एक अध्याय में कुल 5.5 पृष्ठों में एक साथ समेट लिया है, जिनमें गंगा देवी तथा राम भद्रांबा जैसी बड़े ऐतिहासिक महाकाव्य लिखने वाली कवि भी हैं। इन गंगा देवी और राम भद्रांबा के संबंध में मैंने कहा है इस पुस्तक में, उदाहरण सहित यह बताने की भी कोशिश की है कि कालिदास की कविता तक इनकी कविता की ऊंचाइयां कई बार पहुंचती हैं और बड़े महाकाव्य इन्होंने लिखे हैं और ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे हैं महिलाओं ने। चंपू भी लिखा है तिरुमलांबा ने। मुक्तकार तो सब हैं ही इनमें, इन सभी ने मुक्तक भी लिखे हैं। पर पंडित बलदेव उपाध्याय ने अपनी पूरी इतनी मोटी पुस्तक में इन सारी कवियों को, जिनमें कि वैदिक काल की 15 हैं, मध्यकाल की 18 हैं, फिर उनके अतिरिक्त 6 आधुनिक काल की, फिर 15 जो छूट गई कवयित्रियाँ, इतनी सारी महिला कवियों पर चर्चा मैंने इस किताब में की है। और जो 250 पृष्ठ इसमें बने हैं उनमें अपव्यय नहीं किया गया है भाषा का। और भी बहुत कुछ कहा जा सकता था। उन पर 1000 पृष्ठ की किताब में आप कुल 5.5 पृष्ठ दे रहे हैं। और अन्य जो संस्कृत साहित्य के इतिहासकार हैं उनकी भी लगभग यही स्थिति है। मेरा संस्कृत साहित्य का जो समग्र इतिहास है उसमें गंगा देवी और राम भद्रांबा और विचिका और शीला भट्टारिका पर तो काफ़ी पृष्ठ फिर भी हैं। तो यही बात है यहाँ भी कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य के इतिहास का लेखन भी पुरुषवादी दृष्टि से हुआ है, जिसमें यह मान लिया गया कि संस्कृत साहित्य पर पुरुष रचनाकारों का ही एकाधिकार है। यदि महिलाओं में कोई कालिदास या माघ के स्तर की महाकवि है भी तो उसे महिलाओं के लिए आरक्षित 5.5 पृष्ठों के कोटे में ही स्थान मिलेगा, उसके बाहर नहीं। पंडित बलदेव उपाध्याय ने ये जो जिन पृष्ठों में 5.5 पृष्ठों में जो उन्होंने स्त्री कवियों पर लिखा है उसमें स्त्री कवयित्री यह उपशीर्षक दिया है। ये भी बड़ी विचित्र बात है कि आप कवयित्री कह रहे हैं तो स्त्री क्यों लगा रहे हैं? कवयित्री तो स्त्री होगी ही होगी, वो भी कवयित्री ही कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि कवि और कवयित्री दोनों समानार्थक पूरी तरह से हैं। बहरहाल इतनी बातें मैंने बहुत गुस्ताखी के साथ में इतने महान आचार्य के बारे में कह दी हैं इसमें, और कुछ नहीं कहूँगा। भूमिका भी बहुत लंबी है, उससे नहीं पढ़ूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो भूमिका में अंत में मैंने अपनी कृतज्ञताएं ज्ञापित की हैं, मैं उनमें से ज़रूर कुछ वाक्य पढ़ देना चाहता हूँ। और यह पुस्तक संभव ही नहीं थी यदि शतावधानी रा गणेश ने जो मेरी बहुमूल्य सहायता की, वो बड़े पंडित हैं हमारे समय के और उदार पुरुष हैं, और उन्होंने मधुरवाणी के श्लोक मुझे दिए। इनके महाकाव्य बहुत पहले छपे भी हैं तो प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनकी प्रतियां। और कुशाग्र निकेत ने भी बहुत सहायता मेरी की है। प्रवीण पंड्या जी ने सहायता मेरी की है। प्रोफेसर जगदीश चंद्र शर्मा ने पांडुलिपि इसकी पढ़ी, उन्होंने बहुमूल्य सुझाव भी मुझे दिए, मेरे साथ बने रहे इसके लेखन के दौरान और इसके मुद्रण के दौरान। और प्रोफेसर रीता रानी पालीवाल ने बहुत तत्परता से इसको समय पर प्रकाशित किया है। इन सब के लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। सभी को धन्यवाद और नमस्कार।